हर समस्या का कारण ब्राह्मण। अब ये अद्भुत है अपने दृष्टिकोण में। इनको अच्छी तरह से पता है कि भारतीय जनता पार्टी की शक्ति जो है, वो संगठन की शक्ति, वो सनातन की है। उस विकास का आप अचार डाल सकते हैं, मुरब्बा डाल सकते हैं, किंतु वो विकास ठीक फ्रांस के विकास की तरह है जो हवा में है। अब बीजेपी जिस सैचुरेशन पॉइंट पर है, वहां पर चिराग पासवान भी आपको ब्लैकमेल करेंगे, नीतीश कुमार भी एक समय के बाद ब्लैकमेल करेंगे, और ऑब्वियस बात है चंद्रबाबू नायडू भी करेंगे। बिहार के अंदर लालू प्रसाद यादव खुले घूम रहे हैं। जब स्वर्गवासी विपिन रावत जी कहते हैं कि भारत 2.5 वार जोन में है, तो गलत तो नहीं कहते। अगर राकेश टिकैत ये बात कह रहा है डंके की चोट पर, बीजेपी को यह समझना पड़ेगा कि वो चुनाव जीत क्यों रही थी। वो चुनाव इसलिए जीत रही थी क्योंकि उनके पास कई लेयर। आज भारतीय जनता पार्टी अगर कांग्रेस के ट्रैप में फंस रही है, राहुल गांधी के इस ट्रैप में फंस रही है, या भारतीय जनता पार्टी का समर्थक फंस रहा है, तो उसके कारण है। You can only defeat Modi ji. You just remember it. And the caste census is the antidote for OBC, SC, ST and minority. You remember it. You have become the voice of the country. Just move ahead. Take certain people from OBC, SC, ST, minority communities, wherever their pockets are, on the route, keep them there, and they will address. You are the hero. You are the champion. नमस्कार, मैं अभिषेक तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं अभिषेक तिवारी शो। आपने सुना राहुल गांधी के सलाहकार कैसे हिंदुओं को ओबीसी, एससी, एसटी और सवर्णों के बीच में डिवीजन कराने की बात कर रहे हैं। अब ये डिवीजन होगा कैसे? अब ये डिवीजन करने के कई तरीके हैं। जातीय जनगणना कराएं, लालू यादव का फॉर्मूला आप अपना सकते हैं, जहां पे सवर्ण, पिछड़ा और शोषित के बीच में आप आर्थिक रूप से जो असमानता है उसको हथियार बना करके डिवीजन का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, या आप सीधे सीधे ब्राह्मणों को टारगेट कर सकते हैं। अपने समाज के भीतर फैली हुई हर कुरीति को, ठीक जिस प्रकार से हिटलर ने प्रयोग किया था कि ज्यूस जर्मनी के अंदर हुए हर आपदा या जर्मनी में जितनी भी समस्याएं हैं उसकी बीमारी का कारण सिर्फ और सिर्फ ज्यूस हैं, इसी प्रकार से आप देखेंगे एक सेट प्रैक्टिस इस देश में शुरू हुआ है। हर समस्या का कारण ब्राह्मण। अब ये अद्भुत है अपने दृष्टिकोण में। आप देखिए इस देश में पिछले 1000 वर्षों में जो सामाजिक रूप से परिवर्तन हुए हैं। पहले स्लेव डायनेस्टी आई, उसके बाद खिलजी वंश आया, तुगलक वंश आया, लोधी वंश आया, इसके बाद मुगल की सत्ता रही, मुगलों के बाद ब्रिटिश एम्पायर रहा। किंतु ब्राह्मणों पर विशेष प्रकार से कि भाई 5000 वर्ष का एक जो वामपंथी नैरेटिव होता है, उस नैरेटिव के सहारे खेल खेल रहे हैं। इनको अच्छी तरह से पता है कि भारतीय जनता पार्टी की शक्ति जो है, वो संगठन की शक्ति, वो सनातन की है, और इनको मुसलमानों का वोट नहीं मिलेगा, ईसाइयों का वोट नहीं मिलेगा, थोड़े बहुत सिखों का वोट मिल सकता है, जैन का वोट मिल सकता है, पारसी का वोट मिल सकता है, इंटेलेक्चुअल समाज के लोगों का वोट मिल सकता है, किंतु इनको सत्ता के दरवाजे तक जो शक्ति पहुंचाती है वो सनातन की शक्ति है। और सनातन की शक्ति को विभाजित जाति के नाम पे किया जा सकता है, तो यूनाइट किस नाम पे किया जा सकता है? सनातन को यूनाइट भी किया जा सकता है सनातन के ही नाम पर, चाहे वो प्रभु श्री राम का मंदिर हो, या भगवान महादेव का काशी मंदिर हो, या मथुरा का मंदिर हो। इसके अलावा बदलती हुई डेमोग्राफी, राष्ट्रवाद इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बीजेपी को यह समझना पड़ेगा कि वो चुनाव जीत क्यों रही थी। वो चुनाव इसलिए जीत रही थी क्योंकि उनके पास कई लेयर्स थे। पहला लेयर राष्ट्रवाद था, मुस्लिम तुष्टीकरण था। किंतु बीजेपी जैसे जैसे सत्ता में आगे बढ़ी, देखिए जब आदमी लंबे समय तक सत्ता में होता है तो उसकी सोच में भी एक सैचुरेशन आता है। ये चले थे करप्शन को मिटाने, किंतु आज भारतीय जनता पार्टी अगर कांग्रेस के ट्रैप में फंस रही है, राहुल गांधी के इस ट्रैप में फंस रही है, या भारतीय जनता पार्टी का समर्थक फंस रहा है, तो उसके कारण है। आप अजीत पवार को लेकर आए, नुकसान हुआ बीजेपी का ऑन कैडर। यह ना भूलिए कि 2014 में आपको सत्ता के शीर्ष पर बिठाने वाला यह भाजपा का कैडर था। 2019 में आपको सत्ता के शीर्ष तक बिठाने वाला भाजपा का कैडर था। किंतु आप क्या कर रहे हैं? आप कांग्रेस से आयातित कर रहे हैं, टीएमसी से बुला रहे हैं, आप अजीत पवार जैसे लोगों को लेके आ रहे हैं।
तो आपने अपनी विचारधारा के लोगों को दरी बिछाने का काम दे दिया है। कब तक बिछाएगा? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ रहा हूं कि कब तक बिछाएगा। एक समय के बाद वो आपसे दूर होना शुरू होगा, पहले वो उदासीन होगा। इस वक्त उदासीनता का समय है। आप हारे नहीं है, किंतु आपको हार दिखती हुई नजर नहीं आ रही है, ये समस्या है। 240 आना बुरी बात नहीं है, किंतु आप 240 से 140 की तरफ जा सकते हैं, ये आपको समझ में नहीं आ रहा। आपसे उम्मीद की गई थी कि आप शाहीन बाग को ठीक से हैंडल करते हैं, नहीं किया, कोई बात नहीं, फिर भी आपके साथ समर्थन लोगों का बना रहा। आपसे इस बात की उम्मीद थी कि आप किसान आंदोलनकारियों के साथ सही ढंग से निपटते, विश्वास था, आपने वो काम नहीं किया। जब स्वर्गवासी विपिन रावत जी कहते हैं कि भारत 2.5 वार जोन में है, तो गलत तो नहीं कहते। अगर राकेश टिकैत ये बात कह रहा है डंके की चोट पर, रेप और हत्या हुई, रेप और हत्या का केस तरह उनके ऊपर हो गया, लेकिन पूरे देश में हाईलाइट करना क्या सरकारों को बदनाम करने की साजिश है? भाई बांग्लादेश में 15 साल से जो आदमी सत्ता पे काबिज है, विपक्ष के नेता साहब जेलों में बंद है, तो यही तो और सोचता है। अब वे सारे बंद है, उन्हें भागने कहां दिया, सारे बंद है, यही हाल यहाँ होगा। ये ढूंढे नहीं मिलने के, जनता बहुत गुस्से में है। ये तो उस दिन जब ट्रैक्टर लेकर दिल्ली गए, ये ना बहका दिया कि लाल किले पे चल जाओ। अगर ये उस दिन पार्लियामेंट की तरफ को कर देते, वो तो 26 जनवरी थी, नहीं तो 25 लाख आदमी थे, ये सारा का सारा काम उसी दिन निपट जाता केस। कि देखिए, हम जो है बांग्लादेश की स्थिति भारत के अंदर बना देते हैं। वो तो 26 जनवरी था, वरना उसी दिन लाल किले के साथ साथ हम प्रधानमंत्री को घेर लेते। तब दिखता है कि आप भारत के आंतरिक मामलों में आपका गृह मंत्रालय, आपकी कार्यशैली बहुत अधिक लिबरल है। और याद रखिए, आपको इस लिबर्टी की आजादी सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि आपको चुना ही इसलिए गया था कि आप ऐसे लोगों पर ठोस कार्रवाई करते। बिहार के अंदर लालू प्रसाद यादव खुले घूम रहे हैं, अखिलेश यादव लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे भारत के जो सामाजिक रूप से जो हिंदुओं की सामाजिक संरचना है उसको तोड़ा जा सके। और आपके पास कोई प्लान नहीं है। दिक्कत ये नहीं कि आपके पास कोई प्लान नहीं है, परेशानी इस बात की है कि आप देखना नहीं चाहते कि आपके पास जो समस्या आ रही है वो बहुत गंभीर है। आपका कार्यकर्ता, आपका वोटर उदासीन है। ऐसे में अब बीजेपी जिस सैचुरेशन पॉइंट पर है, वहां पर चिराग पासवान भी आपको ब्लैकमेल करेंगे, नीतीश कुमार भी एक समय के बाद ब्लैकमेल करेंगे, और ऑब्वियस बात है चंद्रबाबू नायडू भी करेंगे। ऐसे में आपकी वो विचारधारा जो 2047 को लेकर के है, जिसमें भारत को आप विकसित राष्ट्र देखना चाहते हैं, उस विकास का आप क्या करेंगे? आप उस विकास का क्या करेंगे जिस देश में इंस्टीट्यूशनल ढंग से डॉक्टर के प्रति बंगाल में हुए जघन्य अपराध के बाद भी उसको इंस्टीट्यूशनल कवर अप किया जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर से कहा अपने स्ट्राइक एंड करने एज ओलोपी। देखिए भैया, मैं यहाँ इस मामले में आया हूँ। अब मैं जानता हूँ कि आप इस मामले को उठवाना नहीं चाहते हो, आप डिस्ट्रैक्ट कराना चाहते हो। उस विकास का आप अचार डाल सकते हैं, मुरब्बा डाल सकते हैं, किंतु वो विकास ठीक फ्रांस के विकास की तरह है जो हवा में, जो ठहरेगा नहीं। किसी समय आप देखिए, मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित थी, हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बहुत विकसित थी, वो आज एग्जिस्ट नहीं करते। आप ये कह सकते हैं कि हो सकता है जलवायु परिवर्तन रहा हो, किंतु आप इस बात को नकार नहीं सकते कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक सुरक्षा किसी भी देश की संरचना के सबसे आधारभूत स्तंभ है। आप बाह्य आक्रमण से कैसे बचेंगे? आंतरिक रूप से अगर आपकी सुरक्षा इतनी कमजोर है तो आप कितने दिन टिकेंगे? बांग्लादेश की बात नहीं कर रहा हूं, किंतु किसी समय में अफगानिस्तान, किसी समय में इराक, ईरान, ये भी बहुत डेवलप हुआ करते थे। यूएसए ने अपने कूटनीति के बदौलत उनको समाप्त कर दिया, उनको बर्बाद किया। आपकी नीतियां बार बार ये दिखा रही हैं कि फ्लो है, बंगाल में उत्पात है, तो केरला भी सेफ जोन नहीं है। कश्मीर में इस वक्त आप चुनाव कराने जा रहे हैं और इसी बार आपके सत्ता संभालने के बाद इस बात का
आप डिनायल मोड में अगर आप रहते हैं इस बात को लेकर के तो यह आपकी समस्या है, किंतु कश्मीर में पोस्ट पोल के बाद 2024 के बाद जिस प्रकार से लगातार बाह्य आक्रमण हुए हैं, जवानों के ऊपर हुए हैं, वो बताता है कि कहीं ना कहीं मजबूती की दीवार जो है वो दरकी है। और जब दरार पड़ रही हो दीवार में तो आप सीमेंट लगाते हैं, दीवार में दरार पड़े तो आप उसको ठीक करने का प्रयास करते हैं, लेकिन आप चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि आप फंडामेंटल ऑफ इस्लाम से दूर जा रहे हैं। इस्लाम का फंडामेंटल आपको बांग्लादेश में दिखता है। कैसे एक प्रचार्य को जो कि हिंदू था उसको इस्तीफा दिलाने के पहले कलमा पढ़ के सुनाया जाता है, और जो बांग्लादेश में हो रहा है वो भारत में नहीं होगा, ये कोई महाबेवकूफ कह सकता है, या जो पाकिस्तान में हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के मुस्लिम या बांग्लादेश के मुस्लिम भारत के मुसलमानों से कतई अलग नहीं है और हो भी नहीं सकते। ये बात आप क्यों भूल जाते हैं कि पूर्वी पाकिस्तान या पश्चिमी पाकिस्तान का निर्माण 1947 में हुआ है। 1947 के पहले ये सब भारतीय ही थे। इस बात को बार बार जो भी नेता, चाहे वो लालू प्रसाद यादव, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, नरेंद्र मोदी या फिर राहुल गांधी या XYZ कोई भी नेता, इस मूल बात को वो जितनी बार नजरअंदाज करेगा, भारत की एकता अखंडता खतरे में बनी रहेगी। भारत की एकता अखंडता को खतरे में डालना कितना आसान है ये बात वो समझते हैं। इसी वजह से आप देखिए कहां ट्रैप में फंसे। अगर अरविंद केजरीवाल फ्री बीज की राजनीति कर रहे थे तो आपको भी विवश कर दिया गया कि आप भी फ्री बीज की राजनीति करें, बीजेपी की कोर आइडियोलॉजी से बिल्कुल अलग। अगर कांग्रेस फ्री बीज की राजनीति पर उतरी तो आप भी उतरे, बिल्कुल बीजेपी की कोर आइडियोलॉजी से अलग। तो जो नरेंद्र मोदी जी का इमेज था 2014 में या 2019 में, वो इमेज आपने एक टिश्यू पेपर से पोंछ पोंछ के उसमें कई दाग धब्बे लगा दिए। आई एम सॉरी, पर आज अगर मैं नहीं बोलूंगा तो संभवतः बीजेपी के अंदर सुधार की संभावनाएं कम हो जाएगी। बीजेपी की समस्या यह नहीं है कि विपक्ष क्या सोच रहा है, बीजेपी की समस्या यह है कि बीजेपी ये स्वयं भूल गई कि वो चुनाव जीत करके क्यों आई थी। उसे 2019 में या 2024 में या उत्तर प्रदेश में ही इतना प्रचंड बहुमत 2017 में और 2022 में क्यों मिला था, उसके ज्यादा मतलब नहीं है। राष्ट्रवाद था, हिंदुत्व था, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या थी, और आप कह रहे थे कि हिंदू एक हो जाओ, किंतु आप तो स्वयं उसी जाति के ट्रैप में फंस गए। आपको अनुप्रिया पटेल को भी लेना है साथ में। आई कैन अंडरस्टैंड, सामाजिक समीकरण की आप बात करने लगे। आप निषाद पार्टी को लेके आए, इसके बाद आप ओपी राजभर को लेके आए। आप समझिए, जो आपके कैडर को लगातार गाली देते रहे, आप उन्हीं कैडर्स के मुंह पर लगातार तमाचा मारते गए। कैडर तो उदासीन हुआ, आपकी राजनीति खतरे में, और अब भी आपको दिख नहीं रहा है। एक एपिसोड हम बहुत जल्द लेकर के आने वाले हैं जिसमें हम बताएंगे कि प्रशांत किशोर के राइज का बिहार में क्या क्या कारण है और कैसे प्रशांत किशोर बहुत तेजी से उठता हुआ मुझे नजर आ रहा है। अभी हवा है, किंतु ये लहर बनेगी, लहर सुनामी में तब्दील हो जाएगी और आप देखते रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपको फुर्सत नहीं है अपनों की। आप एक ऐसे आदमी को बिहार से राज्यसभा भेज देते हैं जो 2009 में बीएसपी से लोकसभा का चुनाव लड़ा हुआ। यह गलती ऐतिहासिक। बिहार से लेकर के उत्तर प्रदेश तक आपने सिर्फ और सिर्फ अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को जो पार्टी के अंदर हो रहे हैं वो बढ़ने दिया है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि अमित शाह इस देश में एग्जिस्ट भी करते हैं, गृह मंत्रालय एग्जिस्ट करता है या नहीं। क्योंकि बंगाल में 2021 के बाद से लेकर के 2024 तक आपकी 3 वर्षों की नाकामी है कि आप अपने कैडर के साथ न खड़े हो सके। आप बंगाल में ममता बनर्जी के द्वारा संविधान को, डेमोक्रेसी को रौंदे जाने पर भी लगातार चुप। मैं कभी भी राष्ट्रपति शासन की वकालत नहीं करता, किंतु राष्ट्रपति शासन के अलावे भी आपके पास कई मार्ग थे, किंतु आपकी कार्रवाई दिखती नहीं है जितनी आपकी भाषा में या बोली में दिखती है। उदाहरण के तौर पे मध्य प्रदेश में आप एक लिस्ट गिनवा रहे हैं,
कि ये नेता करप्ट है और महाराष्ट्र में आपकी पार्टी अजीत पवार के साथ गठबंधन कर रही है। आप उस नैरेटिव से नहीं निकल पाए। अच्छा, आपकी मनोदशा अजीब है। आपको सर्टिफिकेट उनसे चाहिए जो आपके हैं नहीं। एक बहुत फेमस शेर है कि मेरा कातिल नहीं मेरा मुंसिफ है, मेरा कातिल नहीं मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला दे। किंतु आपको उसी मुंसिफ से फैसला अपने हक में चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगातार जिस प्रकार के बयान दिए गए, सदन से पारित किए हुए कानूनों के ऊपर सुनवाई की गई, और आप यह तक ना बोल सके कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा है कि आप विधानमंडल के अंदर आप दखल दे रहे हैं। आपकी लिमिटेशन है, मेरी लिमिटेशन है, आप उस लिमिटेशन को क्रॉस कर रहे हैं। आपका पूरा का पूरा इकोसिस्टम पिछले 10 वर्षों में इस देश की न्यायपालिका में कोई भी आमूल चूल परिवर्तन करने में नाकामयाब रहा। इसी प्रकार से आप इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी अपने राष्ट्रवादी विमर्श को नहीं बढ़ा पाए। यह आपकी असफलता है, और इस असफलता का बोझ आप तो ढो सकते हैं। आपका कार्यकर्ता जो दिन रात धरातल पर रहता है उसके लिए ढोना मुश्किल है, इसीलिए वो उदासीन होता जा रहा है। अब इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं। आपके पास ही आईटी मंत्रालय है। आप अगर गृह मंत्री के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति झूठ फैलाने वालों पर कार्रवाई नहीं कर सकते तो क्यों हैं आप? आपको सत्ता में बने रहने का अधिकार है। इस बात को पूछिएगा अपने अंतरात्मा से, आपको इसका उत्तर मिलेगा। चलिए एक और बात पूछ लेते हैं। आप सर्टिफिकेट किन से चाहते हैं? आपके आईटी सेल के लोग जो आपके घोर विरोधी रहे हैं उनसे आपका इंटरव्यू करवाते, आपके पॉडकास्ट करवाते, और आपको लगता है कि वो ऑडियंस जो परंपरागत रूप से पॉलिटिकल ऑडियंस ही नहीं है वो इस बात से इंस्पायर होकर के वोट करेंगे, और आपके पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के समर्थक आपके नेता, एमएलए, एमपी के एक पॉडकास्ट को तरस जाते हैं। रवीश कुमार हो, प्रज्ञा यादव मिश्रा हो, साक्षी हो, या फिर पुण्य प्रसून वाजपेयी हो, सत्य हिंदी हो, अजीत अंजुम हो, पूरी जिसको कहते हैं जान लगा दिया इन्होंने कि भाई हम फेक न्यूज फैलाएंगे इस सरकार के विरुद्ध में। इसी बात पर मुझे याद है कि 2019 के चुनाव जीतने के बाद एडिटर्स गिल्ड के बहुत बड़े नाम शेखर गुप्ता ने कहा था कि अगर आपको बीजेपी को हराना है तो बीजेपी के खिलाफ झूठ बोलना पड़ेगा, हमें झूठी खबर छापनी पड़ेगी। और आप सब तमाशा देख रहे हैं। इसके 3 ही कारण हो सकते हैं। एक, या तो आप सत्ता से ऊब गए हो, दूसरा आपका गोल अचीव हो गया हो, चलो मैं 15 साल से हूं, कोई बात नहीं, लार्जेस्ट सर्विंग पीएम के रूप में याद किया जाऊंगा, इतिहास में मेरा नाम दर्ज हो जाएगा। तीसरा कारण, इनकॉम्पिटेंट पीपल्स सराउंडेड बाय यू। जितने आपके सराउंडिंग्स में वो इनकॉम्पिटेंट है, आपके सबसे अधिक वोट बैंक, राष्ट्रवादी वोट बैंक, वो नॉर्दर्न या हिंदी बेल्ट में, राजस्थान है, हरियाणा है, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, बंगाल में भी लोग हिंदी समझते हैं, उड़ीसा में भी ठीक ठाक समझ लेते हैं, तेलंगाना है, कर्नाटका में भी है तो वहां भी लोग हिंदी समझ लेते हैं। आपका आईटी सेल अंग्रेजी में ट्वीट करते हैं। अभी एक मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। राहुल गांधी ने अभी 5-7 दिन पहले, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, 10,000 से अधिक वॉलंटियर जो कि सिर्फ सोशल मीडिया एक्सपर्ट के तौर पर काम करेंगे, इन्फ्लुएंसर नहीं, वो आपको कदम कदम पे घेरेंगे। जैसे लिटरल एंट्री को लेकर के घेरा, आप फिर कोई प्रोजेक्ट निकालोगे उसमें भी वो कास्ट एंगल ढूंढेंगे, वो हर बार कास्ट एंगल ढूंढेंगे क्योंकि उनको ब्रेक करना है, हिंदुओं को डिवाइड करना उनका मिशन है। अब ये आप पर है कि आप हिंदुओं के डिवीजन को कैसे रोक सकते हैं। आप रोक सकते हैं, आप मुस्लिम तुष्टीकरण पे काउंटर कर सकते हैं, आप उदयपुर पर बोल सकते हैं, आपको बोलना पड़ेगा, आपको स्वयं बोलना पड़ेगा, क्योंकि जो आपके, मैंने पहले ही कहा कि आपके आसपास के लोग हैं वो हाईली इनकॉम्पिटेंट हैं। उनको भारत की डेमोग्राफी का पता नहीं है, उनको भारत के अंदर यह पता नहीं है कि सिर्फ नुपुर शर्मा का पार्टी से इस प्रकार से जाना, वो किस प्रकार का एक जो कॉन्फिडेंस था वो तोड़ गया। आप मोहम्मद जुबीर को कंट्रोल नहीं कर पाए,
एक नहीं, सैकड़ों मिस्टेक्स है। किंतु अगर आप मोहम्मद जुबीर को कंट्रोल नहीं कर पाए तो फिर कैसे आप किसी को कंट्रोल कर सकते हैं? द वायर लगातार झूठ परोस रहा है। बीबीसी पर आपके ईडी ने छापे मारे, उसने कोर्ट में स्वीकार किया, फिर भी आप उसको इस देश में चलने दें। कमला हैरिस भी डेमोक्रेसी बचा रही है, राहुल गांधी भी डेमोक्रेसी बचा रहे हैं। इन दोनों का स्क्रिप्ट कोई एक आदमी लिख रहा है। ये सब कुछ जानने के बाद भी आपने अपने स्क्रिप्ट राइटर को नहीं बदला। आप कह तो रहे थे कि आप आरक्षण में मुसलमानों का जो ओबीसी है उसको हटाएंगे। आप क्यों नहीं लोकसभा और राज्यसभा में इस पर डिबेट कराएं कि ओबीसी के अंदर मुसलमानों का अधिकार क्यों है? आप वही कार्ड खेलिए, वही कार्ड खेलिए और पत्ते वो खेलिए जो आपके हाथ में है। उन पत्तों का वेट मत कीजिए कि सामने वाला कौन सा पत्ता चलेगा और फिर मैं डिफेंड करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।